ओके गाइस, तो जनरली व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर क्या होता है ये पहले मैं आपको समझाता हूँ। ओके ओके, सो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। नाउ उसके पहले जैसे मैंने आपको बोला कि व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आज तक के हमने देखा। जनरली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं जो कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए बताते हैं। बट अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर, तो जनरली फोकसेस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन अ फंक्शंस। फंक्शन पे उसका पूरा का पूरा इम्पोर्टेंस होता है कि जैसे अभी अगर मैं आपको एक आगे जाके एक कंसेप्ट बताऊंगा। ओके, और जब ये प्रोग्राम बड़ा होने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको फंक्शन में डिवाइड कर देते, छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करते। जैसे मैंने आपको समझाया हाउ कैन डिवाइड अ फंक्शन इनटू द डिफरेंट फंक्शंस, फुल प्रोग्राम कैसे हम अलग अलग इसमें डिवाइड करते हैं। ओके, लाइक ये थोड़ा सा एक डायग्राम देखिए आप, इट इज़ अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है, एक आपका मेन फंक्शन होता है, उस फंक्शन को, उस प्रोग्राम को, उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 ऐसे। तो बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आपका जो प्रोग्राम होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, है ना। हम फंक्शंस में को क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम इजी हो सके अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये फंक्शन अलग काम करेगा, ये फंक्शन अलग काम करेगा, फंक्शन 3 अलग काम करेगा, अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे। ओके, तो माइक बंद कर दीजिए किसी का, तो भी माइक चालू है। इस तरीके से फंक्शन से वो कम्युनिकेट होते हैं, और ये जो सारे फंक्शंस है ना वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली ये है आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ड्रॉबैक क्या है वो देखते हैं हम, क्यों प्रोसीजर ओरिएंटेड हम वहाँ पर फॉलो करना नहीं चाहते। तो जनरली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसका जो इम्पोर्टेंस होता है ना वो प्रोसेस पे डिपेंड होता है। प्रोसेस, अभी देखिए हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम उस डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट प्रोसीजर ओरिएंटेड पे उसी पे फोकस है। जैसे अभी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप बैंक में से पैसे निकालने के कई सारे प्रोसेसेस आपके पास होते हैं। फर्स्ट वन, यू कैन फिल द चिट, जैसे हम बैंक में जाके आपको विड्रॉ स्लिप भरना होता है, विड्रॉ स्लिप भर के आप पैसे निकालते हो। दूसरा, आप एटीएम से जाके पैसे निकालते हो। तीसरा, आप चेक के जरिए पैसे निकालते हो। सो प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस है। आप पैसे कितने निकाल रहे हो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ही इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वहाँ पे आते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है कि हम डेटा को इम्पोर्टेंस देंगे, आगे मैं उनका डिफरेंस आपको समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा इसका एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये जो प्रोसीजर ओरिएंटेड होती है ना, इसमें एक प्रॉब्लम जो होता है वो अलग अलग चीज़ों का एक सीक्वेंस होता है। जैसे अभी देखिए, मुझे रीडिंग करना है, कैलकुलेटिंग करना है, प्रिंटिंग करना है, तो उसमें एक सीक्वेंस रहेगा और उसी सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हम नंबर ऑफ फंक्शंस वहाँ पे लिखते हैं। जैसे फंक्शन 1 रीडिंग करेगा, फंक्शन 2 कैलकुलेटिंग करेगा, फंक्शन 3 प्रिंटिंग करेगा। बट अगर मुझे ये तीनों टास्क एक साथ परफॉर्म करने तो देयर इज़ नो चॉइस, ऐसा कोई वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ये सॉल्व करने के लिए अगेन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के यहाँ पे जाएंगे। इसमें क्या होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड में कि आपका जो प्रोग्राम होता है जनरली फंक्शंस के अंदर डिवाइड होता है। मतलब आप एक प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड करके रखेंगे और फिर ये फंक्शन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। बट अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, नॉट अ फंक्शंस। एक और बात है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड में जितने भी फंक्शंस हम बनाते हैं वो सारे के सारे ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं। मतलब ये फंक्शन का डेटा उस फंक्शन में जा सकता है, उस फंक्शन का उस फंक्शन में जाता है। मतलब देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा। आपके डेटा को कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। कौन सा भी डेटा पूरे प्रोग्राम में, जैसे लास्ट देखिए, डेटा मूव्स ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, देयर इज़ नो सिक्योरिटी इन प्रोसीजर ओरिएंटेड। अब मुझे बताइए, अगर आपके डेटा को सिक्योरिटी है नहीं
तो ये ऐसा अप्रोच हम फॉलो करेंगे क्या? डेफिनेटली नॉट। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये ओवरकम करने के लिए फिर आगे जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म जो होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो होता है, वो हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे मेन बात जो हमारा डेटा होता है ना, उस डेटा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्रिटिकल एलिमेंट होता है डेटा किसी भी चीज़ का, तो वो जो डेटा है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक ऐसा अप्रोच होता है जिसके अंदर हम डेटा को पूरे सिस्टम में फ्रीली मूव नहीं होने दे सकते। मतलब वो डेटा आप हाइड करके रख सकते। अब पर्टिकुलर यूज़र को अगर सिर्फ पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो उसी को वही डेटा हम देंगे, पूरा डेटा नहीं देंगे। उसको जितनी ज़रूरत है उतनी, बाकी डेटा देके क्या करेंगे? सिक्योरिटी मेंटेन करना है हमें, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गिव्स द इम्पोर्टेंस टू द डेटा, नॉट टू द प्रोसेस। ओके, अब इसमें क्या होता है कि सपोज अभी एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का डेटा जो होता है, जैसे उसका नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका सिटी होता है, लाइक दिस। और स्टूडेंट के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे वो स्टडी करता है, वो एग्ज़ाम देता है, दिस फंक्शंस और डेटा को एक साथ वो बाइंड करके रख सकता है। मतलब एक ही जगह पे रखेगा ताकि स्टूडेंट का डेटा स्टूडेंट के फंक्शन में एक्सेसिबल हो सके। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डायग्राम देखिए, अभी प्रोसीजर ओरिएंटेड का देखिए और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का देखिए। यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी। नाउ सी दिस, ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। ऑब्जेक्ट ए बी से कम्युनिकेशन करेगा, बी सी से करेगा, सी ए से करेगा। मतलब जहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड में फंक्शन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड सी दिस, ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शन। मतलब उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा, जितने भी फंक्शन होंगे, उनको एक ही यूनिट में रखा जाता है ताकि उनका जो ऑपरेशन है वो स्मूथली चल सके। ये डेटा इस फंक्शन में अवेलेबल होगा, बी का डेटा बी के फंक्शन में अवेलेबल होगा, सी का डेटा सी के फंक्शन में अवेलेबल होगा। तो बेसिकली दिस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो हमें रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, लाइक दिस। क्योंकि अभी डेटा और फंक्शन को हम एक साथ बाइंड रख सकते हैं, टुगेदर कर सकते, एक ही साथ उसको रख सकते ताकि फिर वो वर्किंग प्रॉपरली हो सके। तो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म। ओके, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एडवांटेज क्या है, क्यों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करेंगे? तो सबसे मेन बात इसकी होती है, एम्फेसिस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस इज ऑन द डेटा रादर देन प्रोसीजर। प्रोसीजर के बदले हम डेटा को इंपॉर्टेंस देते हैं। कौन से अप्रोच में? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में। दूसरा उसका एडवांटेज है कि आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्रोग्राम को डिवाइड किया जाएगा, फंक्शंस के अंदर नहीं। ओके, डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन्ड सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके से उस डेटा स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है कि हर कोई डाटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को पॉइंट वहाँ पे करता है। मतलब हर चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हर चीज़ एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर होती है। कोई भी लाइफ टाइम अगर हम रियल लाइफ की भी चीज़ें उठा के देखें तो उसका हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे स्टूडेंट इज़ अ ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें सपोज कोई भी चीज़ लाइफ में, आप पेन इज अ ऑब्जेक्ट, कार इज अ ऑब्जेक्ट, बाइक इज अ ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। तो कोई भी जो चीज़ है उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे ही उस प्रोग्रामिंग में कंसीडर किया जाएगा। एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ डेटा एंड फंक्शन। हर एक ऑब्जेक्ट को डेटा होता है, फंक्शंस होते हैं। लाइक अगर पेन की हम बात करें, पेन, तो पेन का डेटा क्या होता है? उसकी साइज़ होती है, उसका कलर होता है, उसकी प्राइस होती है, ये हो गया उसका डाटा। एंड उसके फंक्शन क्या है? राइटिंग, है ना। तो हम अगर पेन लेंगे और राइटिंग नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? नॉट पॉसिबल, क्योंकि पेन का काम ही वही है, राइटिंग करना। कार का डेटा क्या क्या है? कार की प्राइस, कार कौन से कंपनी की है, बराबर, कार के फीचर्स क्या है, दीज आर द डेटा ऑफ कार। एंड कार का फंक्शन क्या है? ड्राइविंग, है ना। कार लेंगे, रास्ते पे खड़ी करके रखेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, उसका जो फंक्शन है, उसके जो फंक्शंस है उनका हम यूज़ तो ज़रूर करेंगे। सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ डेटा एंड फंक्शन जो एक साथ रखा जाता है। अगला एडवांटेज अगर हम बात करें
तो डेटा इज अ हिडन एंड कैनॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। अब सी दिस, अगर पर्टिकुलर डेटा है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका डेटा है, तो वो उसी को एक्सेस करने देना चाहिए, दूसरा फंक्शन उसको एक्सेस नहीं करेगा। सबसे मेन एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कि आप अपना डेटा हाइड करके रख सकते हो। अगर आप चाहे कि सर ये डेटा मेरा है, इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, देन यू कैन अप्लाई दिस थिंग्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद है उसका एडवांटेज कि ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, फंक्शन नहीं। फंक्शन अगर कम्युनिकेट करते तो फिर डेटा शेयर होने लगता है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करेंगे, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कम्युनिकेट करेगा, उसके फंक्शन कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लाइक दिस। उसके बाद न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड। सपोज अगर आपको लगता है कि एक स्टूडेंट है, उसका कुछ नया डाटा है, उसके कुछ नए फंक्शंस है, तो हम इजीली उसमें ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। और अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच और प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, तो ये कुछ डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। प्रोसीजर ओरिएंटेशन में अगर प्राइमरी फोकस होता है तो वो होता है डेटा के ऊपर, सॉरी प्रोसीजर के ऊपर। और अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंट की बात करें तो उसका प्राइमरी फोकस होता है डेटा के ऊपर। यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। यहाँ पे हम अलग डाटा टाइप यूज़ करने वाले, दैट इज़ क्लास। सेपरेट डाटा टाइप यहाँ पे यूज़ होगा, क्लास। उसके बाद हम डेटा को हैंडल करने के लिए प्रोसीजर ओरिएंटेड में वेरिएबल एंड फंक्शन यूज़ करते हैं, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और डेटा को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए हम वहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर फंक्शंस को कॉल करते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्टली मैसेजेस पास होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, लाइक दिस। सो दिस आर इन शॉर्ट, अगर हम दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस वहाँ पे देखें, सो दिस आर द डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ओके, सो गाइज आई होप अभी आपको ये जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है? यस सर। यस सर। ओके, सो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच वहाँ पे हम देखने वाले हैं। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स क्या क्या है, अभी हमारा जो थर्ड चैप्टर है ना वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये आपका सिलेबस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जहाँ पे मैंने अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का शाइन वाले कपड़े एक भी आला नहीं का, ये तो शर्ट से लाया था। माइक बंद करो रे। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइज हमने अभी देखा। अभी हर लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है उसके क्या क्या फीचर्स है, तो अगर हम उसके फीचर्स देखें तो सबसे पहले उसमें आता है ऑब्जेक्ट। दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें ये सारे फीचर्स आएंगे। जैसे अगर हम बात करें C++ की, अगले सेमेस्टर में आप लोग जावा पढ़ोगे तो जावा इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट अगर आपको पूछा कि C++ विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, देन आपको बताते आना चाहिए कि C++ फॉलोज बोथ अप्रोचेस, लाइक प्रोसीजर ओरिएंटेड आल्सो एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आल्सो। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस के फीचर्स होते हैं। इसमें पहला होता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है क्लासेस, फिर आता है डेटा अब्स्ट्रक्शन या फिर इसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन, फिर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हर किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट कहेंगे, हर किसी चीज़ को बेसिकली। और अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ऑब्जेक्ट इज अ बेसिकली रन टाइम एंटिटी। रन टाइम एंटिटी इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका प्रोग्राम जब रन होता है तभी वो क्रिएट होता है। ओके, लाइक दिस। और एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। ओके, उसके बाद इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शन विच एक्ट्स ऑन दैट डेटा। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये ग्रुप होता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, सम स्टूडेंट्स आर वांट टू ज्वाइन। ओके, अब देखिए सपोज स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट है तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, डेटा एंड फंक्शन। हाँ, तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होती है। कौन सी? ग्रुप एंड डाटा, डेटा एंड फंक्शंस। डेटा एंड फंक्शंस दो चीज़ें होती है ऑब्जेक्ट में। जैसे मैंने अभी आपको यह डायग्राम दिखाया, सी दिस, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ डेटा एंड फंक्शन।
ओके, तो अभी सपोज अब स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका डेटा क्या होगा, स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका डेटा क्या होगा, तो उसका डेटा रहेगा उसका रोल नंबर, नेम बराबर, एड्रेस, एज, जेंडर, दीज आर द डेटा ऑफ योर स्टूडेंट, दिस इज अ डेटा ऑफ योर स्टूडेंट। एंड इसके फंक्शंस में क्या रहेगा, रीडिंग, स्टडिंग, ओके, एग्जाम, लाइक दिस, दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टूडेंट, प्रिंटिंग डेटा, रीडिंग डेटा, लाइक दिस, दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टूडेंट। तो जब मैं ये सारा जो डेटा है ना, ये डेटा और ये फंक्शन एक साथ बाइंड करूँगा, एक साथ एक यूनिट में उसको बाइंडिंग करूँगा, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शन, दिस इज वन एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज मान लीजिए कार इज एन ऑब्जेक्ट, तो कार का डेटा क्या है, कार का डेटा उसकी प्राइस, कंपनी, ओके, उसके बाद उसके सारे फीचर्स जो भी होंगे फीचर्स लाइक दिस, और उसका जो फंक्शन है, कार के फंक्शन क्या होते रहे, ड्राइव, ओके, माइलेज, ओके, हाँ माइलेज इसमें आएगा, डेटा में आता है माइलेज, माइलेज इज नॉट अ फंक्शन, माइलेज उसका डेटा में आएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरीके से कार एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक और ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, मान लीजिए चेयर, चेयर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, तो चेयर का भी सेम उसका साइज, उसकी प्राइस, कलर, दीज आर द डेटा। एंड चेयर के फंक्शन क्या है, चेयर के फंक्शंस क्या है, सीटिंग, लाइक दिस, सीट, ओके, ये डेटा हो गया उसका, और उसके फंक्शन है सीट, ओके, लाइक दिस। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ डेटा एंड फंक्शन, डेटा और फंक्शन साथ में आएंगे। अगर आपने बोला सर कार है और कार का सिर्फ डेटा है मेरे पास, उसके फंक्शन नहीं, मतलब सिर्फ कार है मेरे पास, वो चलती नहीं, होता है क्या ऐसे कभी, नो सर, नो सर। सो ऑब्जेक्ट समझ में आया आपको कि ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शन, और इसको रन टाइम एंटिटी कहते हैं, रन टाइम एंटिटी। रन टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट रन टाइम वहाँ पे क्रिएट होता है। एंटिटी मतलब थिंग, एनी काइंड ऑफ रियल थिंग, एंटिटी मतलब एनी काइंड ऑफ रियल थिंग, एनी काइंड ऑफ रियल थिंग, किसी भी तरह की चीज़, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पे सिंपल थिंग है, कोई भी आप लाइफ में कोई भी चीज़ उठा के देखिए, इट्स नोन एज ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं, ओके ना। ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ईच ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला अभी ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक पेन, चेयर, पर्सन, एवरीथिंग जो भी आप देखते हो आपके सामने, इट कैन बी नोन एज अ ऑब्जेक्ट, है ना। नाउ ऑब्जेक्ट के बाद आता है क्लास। अब क्लास क्या है, अब देखिए आपने ऑब्जेक्ट तो समझ लिया कि ऑब्जेक्ट ये है, बट आपको प्रोग्रामिंग के अंदर उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करने के लिए अब जैसे आप सपोज आपका घर होता है, हाउस, ओके, तो हम ये हाउस जब बनाते हैं, ये रियल लाइफ में लाने के पहले इसका हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, बराबर है कि नहीं, यस और नो। यस सर। आर्किटेक्चर्स के जरिए आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो कि ये इस तरीके से दिखेगा। तो वो जो ब्लूप्रिंट होता है ना, तो अभी हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट में डेटा कौन सा रहेगा, विच टाइप ऑफ डेटा, उसके बाद उसके कौन से फंक्शन रहेंगे, विच टाइप ऑफ फंक्शन, ओके। तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास, क्लास। तो बेसिकली क्लास इज अ डिज़ाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये इसका डेफिनेशन है, क्लास इज अ डिज़ाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी देखिए एक सिंपल थिंग बताता हूँ, अभी इन दोनों में से क्लास को मेमोरी लगेगी कि ऑब्जेक्ट को लगेगी, कौन बताएगा मुझे। ऑब्जेक्ट को लगेगा सर। 100% क्लियर, क्लास को मेमोरी नहीं लगेंगे, क्लास इज अ डिज़ाइन है। अब आप जब डिज़ाइन पेपर पे बनाते हो तो वो घर बन जाता है क्या आपका, उसमें रहने लगते हैं क्या आप, नो सर, नहीं, इट इज़ अ डिज़ाइन। तो जब आप क्लास डिज़ाइन करते हो, इसका मतलब आप सिर्फ उसका ब्लूप्रिंट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बना रहे हो। तो क्लास इज अ डिज़ाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
मतलब Object. ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा आपका, उसका एक ब्लूप्रिंट आप बनाते हो, उसको कहते हैं क्लास। और ये जो क्लास है ना, ये है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मत यूजर डिफाइंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यूजर अपने हिसाब से उसमें फंक्शन ऐड करेगा, अपने हिसाब से उसमें डेटा ऐड करेगा, इसलिए उसको यूजर डिफाइंड कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट? व्हाट इज क्लास? व्हाट इज Yes. क्लास? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्लास इज अ डिजाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, Design of एंड क्लास इज अ object. ब्लूप्रिंट ऑफ एन Class is the blueprint Object. of object. यस। ओके ओके। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट और क्लास का वहाँ पे रिलेशन मेंटेन करेंगे। तो जब तक आप क्लास नहीं बनाएंगे तब तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे है कि जब तक हम जो घर बांधने वाले लोग रहते हैं उसको जब तक हम ब्लूप्रिंट नहीं देंगे तो घर कैसे बनाना है उसको समझेगा क्या? नहीं समझेगा। तो इसीलिए हम उसको पहले ब्लूप्रिंट देते हैं कि भाई मुझे घर ऐसा होना है। तो इस तरीके से अगर आपको प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो पहले उसका क्लास बनाना पड़ेगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट में आपको क्या क्या चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, कौन से फंक्शन चाहिए। सो इसीलिए उसको क्लास कहते हैं। और क्लास डिफाइन कैसे करना, क्या करना, हम आगे वन बाय वन उसको देखने वाले हैं। तो बेसिकली वन बाय वन हम फीचर्स यहाँ पे देख रहे हैं। अभी ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, क्लास समझ में आ गया आपको, यस और नो? Yes. Yes, sir. ऑब्जेक्ट एंड क्लास समझ में आ गया। ओके, नाउ आगे चलते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप डाटा। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन। अभी एनकैप्सुलेशन आपको आपने कैप्सूल पता है क्या आपको? कैप्सूल Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है? कैप्सूल, कैप्सूल क्या होता है? The एक ऐसी दवाई होती है शेप है सर, वही प्रकार। हाँ, जिस कैप्सूल शेप नहीं रहे, एक कैप्सूल ऐसे होता है जिसके अंदर डेटा होता है। अब अगर आपने कोई भी कैप्सूल जैसी मेडिसिन देखी होंगी तो वो खुलती है और उसके अंदर हमें वहाँ पे जो मेडिसिन होती है प्रॉपर वो दिखती है। अगर अपन अगर सामने से देखेंगे तो हमें डेटा नहीं दिखता, मतलब हाइड हो जाता है। हम उसको अलग अलग टाइप के मेडिसिन होते हैं, कोई बारीक बारीक वहाँ पे जैसे होते हैं, कोई किसी का कलर रेड होता है, किसी का वाइट होता है, तो ये मिक्स रहता है। कैप्सूल होता है, उसको एक साथ बाइंड करके रखा जाता है क्योंकि वो एक डोज होता है कि वो डोज इंसान के बॉडी में वो जाना चाहिए। तो हमें ये जो प्रोसेस है ना, जो मैंने अभी बोला आपको कि ये डेटा कौन सा होना चाहिए, फंक्शन कौन सा होना चाहिए, इनको हमें रैपिंग करना पड़ेगा। व्हाट इज रैपिंग? रैपिंग मतलब अभी जैसे आप गिफ्ट रैप करके लाते हो ना, तो गिफ्ट, गुंडाना। हाँ, गिफ्ट आप गिफ्ट रैप करके लाते हो ना, ताकि सामने वाले को पता नहीं चलेगा मैं क्या दे रहा हूँ, वो जब खुलेगा तब उसको पता चलेगा। सो रैपिंग। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? ये जो डेटा एंड फंक्शन हम ऊपर देख रहे हैं ना, सो रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट, उसको एक यूनिट में बांध के रखना, इन अ सिंगल यूनिट, उसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन Yes, sir. का मतलब है जो हमारा डेटा है और हमारा जो फंक्शंस है उनको रैप करके एक यूनिट में लाना, उसको कहते हैं रैपिंग, उसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन। जब तक आप एनकैप्सुलेशन नहीं करोगे तब तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सो एनकैप्सुलेशन इज अ मोर इंपॉर्टेंट फीचर्स, रैपिंग डाटा एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट। और जो एक सिंगल यूनिट बनता है ना, जो सिंगल यूनिट बनता है उस यूनिट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ये जो फीचर्स हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट नोन एज एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो इसीलिए वो उसको कहते हैं। अब एनकैप्सुलेशन करने के बाद हमें क्या एडवांटेज मिलता है? द डाटा इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। ओके, एनकैप्सुलेशन का दूसरा नाम है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। ओके, मतलब कौन सा डेटा आपको बाहर एक्सेस करवाना है, कौन सा नहीं करना है, उसका जो प्रोसेस होता है उसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। एनकैप्सुलेशन के जरिए हमें एक एडवांटेज मिलता है कि हम हमारे डेटा को हाइड करके रख सकते हैं। हमारे मर्जी के खिलाफ उस डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा आउटसाइड द क्लास। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? So this is the most striking features of object oriented programming language, डाटा अब्स्ट्रैक्शन या एनकैप्सुलेशन। इसके जरिए ही हम हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि विच डाटा शुड बी एक्सेसिबल एंड विच डाटा शुड नॉट बी एक्सेसिबल। एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ, तो अभी आगे का फीचर्स देखते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस।
अभी इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस, ओके। अब देखिए गाइस, इनहेरिटेंस का मतलब है, आप सपोज मान लीजिए आपके पेरेंट है, पेरेंट और आप खुद चाइल्ड। अब देखिए पेरेंट का कुछ डेटा प्राइवेट होता है ना, भले अपने पेरेंट हो लेकिन फिर भी उनका जो कुछ डेटा होता है वो प्राइवेट होता है, वो हम एक्सेस कर पाते हैं क्या? नो सर। नहीं ना। नहीं तो आप कॉलेज में, अभी कॉलेज बंद है, जिस दिन कॉलेज आओगे आप अपने पापा को बोलेगा कि सर पापा आपका मोबाइल मेरे को दे दो आज के दिन, चलता है क्या ऐसे? नो सर। नो। द मोबाइल इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और पेरेंट, है ना। या फिर पापा का शर्ट पहन के आ जाते हो क्या आप? नॉट पॉसिबल, क्योंकि भले ही वो अपने पापा है लेकिन उनके भी तो कुछ चीज़ें प्राइवेट है ना, तो वो उनका प्राइवेट डेटा हो गया। बट समटाइम्स ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है हमारे पेरेंट्स की, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक बाइक, हाउस, है ना, होम, बाइक, हाउस, कार, है ना, उनके पैसे कमाए हुए, तो हम उसको एक्सेस करते हैं एज ए चाइल्ड, है कि नहीं? समझ में आ रहा है नहीं कंसेप्ट? यस है ना। हाँ, घर किसने बनाया? आपके पापा ने बनाया, लेकिन आप क्या बोलते हो? इट्स माय होम, ये मेरा घर है। एज अ चाइल्ड आपको राइट्स है कि आप आपके पेरेंट्स के घर में रह सकते हैं। एज अ चाइल्ड सो आपको राइट है कि आप आपके पापा की कार यूज़ कर सकते हो। एज अ चाइल्ड ये आपको राइट है कि आपके पापा के पैसे आप यूज़ कर सकते हो। करेक्ट? यस और नो? यस सर। है ना। तो समटाइम्स प्रोग्रामिंग के अंदर दो अलग अलग क्लास होते हैं, सपोज क्लास ए एंड क्लास बी, ओके। तो समटाइम क्लास बी वांट टू एक्सेस द डाटा ऑफ क्लास ए, क्लास बी वांट टू एक्सेस द डाटा ऑफ ए। जो डाटा ए में ऑलरेडी है उस डाटा को क्लास बी एक्सेस करना चाहता है, तो डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन से ये पॉसिबल है नहीं कि हम क्लास ए का डाटा क्लास बी में दे सकें। बट सपोज अगर आपको ऐसे करवाना है तो यूजिंग इनहेरिटेंस नाम का एक कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, उसका यूज करके हम क्लास ए की प्रॉपर्टी को क्लास बी में एक्सेस कर सकते हैं। एज ए चाइल्ड आपके पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उन पर आपका हक होता है कि नहीं होता है ना। जितना भी आपके पापा ने प्रॉपर्टी बना के रखी है उनके हर प्रॉपर्टी पे आपका हक है एज ए चाइल्ड, क्योंकि उन्होंने आपको हक दिया है। लाइक दिस इनहेरिटेंस में भी होता है कि अगर क्लास ए के कुछ प्रॉपर्टी क्लास बी में चाहिए मुझे, तो हम इनहेरिटेंस के जरिए वो कर सकते हैं। तो बेसिकली इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस। इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या है? इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच वन क्लास या फिर वन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास अक्वायर का मतलब होता है एक्सेस करना, अक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। तो इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया आपको कि इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, बट हमें उसके लिए इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हमें सेपरेट चैप्टर में आगे देखना है। सो इनहेरिटेंस समझ में आया आपको? यस सर। है ना। तो हम अभी तक के कितनी प्रॉपर्टी देखी? पहला प्रॉपर्टी था, फीचर्स था ऑब्जेक्ट, दूसरा फीचर्स था क्लास, तीसरा फीचर था इनकैप्सुलेशन, चौथा फीचर्स था इनहेरिटेंस। बराबर? ओके गाइस। तो ये 4 फीचर्स हमने अभी तक के देखे। ये किसके फीचर्स देख रहे हैं हम? किसके फीचर्स है ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये C++ के फीचर्स है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। मतलब अगर जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है, फॉलो करती है, तो उस हर लैंग्वेज में ये फीचर्स आएंगे। उसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा, उसमें क्लास भी आएगा, उसमें इनकैप्सुलेशन भी आएगा, इनहेरिटेंस भी आएगा। और इसका एक और आखिरी फीचर्स मैं आपको आज बता देता हूँ, उसका होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म। मतलब क्या? अभी आपको एक सिंपल थिंग बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे नाम जो होते हैं ना सेम होते हैं, बट पर्सन अलग अलग होते हैं, है ना। तो सपोज मान लीजिए आपके घर में ऐसा एक पर्सन है, सपोज मान लीजिए कोई आपके यहाँ पे मेहमान आया है, तो उसका भी नाम सचिन हो सकता है, आपका भी नाम सचिन हो सकता है।
बट नेम एक होने से पर्सन एक हो जाएगा क्या? नहीं। नो नो सर। बोथ नो आर सर। डिफरेंट, वो दोनों की बिहेवियर अलग अलग है, दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग है, दोनों की एक्टिविटीज़ अलग अलग है। तो समटाइम्स हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसे कंसेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पे नेम सेम होता है, नेम सेम होता है, बट उनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। उस कंसेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, उस कंसेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया आपको पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली प्लस मॉर्फिज्म, उसका अगर हम डिवाइडेशन करें तो पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। तो एक चीज़ के अलग अलग फॉर्म, नाम एक रहेगा बट अलग अलग फॉर्म रहेगा। जैसे अगर आपका FYBCA क्लास है तो क्लास एक है, बट आपके क्लास में सपोज मान लीजिए देवेंद्र, देवेंद्र नाम के अलग अलग बंदे हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस सर। है कि? लेकिन ये देवेंद्र, इसकी पर्सनालिटी अलग है, ये देवेंद्र उसकी पर्सनालिटी अलग है, हर एक के फंक्शंस अलग है, इसको कम मार्क्स आते हैं, इसको ज़्यादा आते हैं, तो दोनों के अलग अलग फॉर्म है ना, है कि नहीं? बट नाम क्या उनके सेम है, दैट्स इट। सो दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो गाइस इस तरीके से ये होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर्स। आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर्स समझ में आए होंगे।